तो गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एकदम शॉर्ट नोट्स हैं जिनको आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के या रिवीजन करके जा सकते हो। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एमसीक्यू पर्पज़ से पूछी जा सकती है, या फिर आपको कहीं पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन में कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप वहाँ भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का चैप्टर है, इंडस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है इसके अंदर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले आपके इस चैप्टर के अंदर ईटी पॉल जो व्यक्ति हैं, जो कि म्यूज़िक पब्लिशर हैं, उन्होंने 1900 में एक म्यूज़िक बुक को प्रोड्यूस किया। उसका जो पिक्चर था, कवर था, वो था डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी के नाम आपको ये याद रखना है कि जो ईटी पॉल है, उन्होंने अपनी जो बुक पब्लिश की थी उसका जो कवर पेज था उसका नाम क्या था, डॉन ऑफ द सेंचुरी था। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या होगा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है एक वो स्टेज होती है, उसमें प्रोडक्शन तो खूब होता है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी अब्सेंस होती है। जो कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए उनकी अब्सेंस होती है, लेकिन यही मॉडर्न इंडस्ट्री जब आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, वो वाली स्टेज जिसके अंदर प्रोडक्शन तो लार्ज स्केल पर है, लेकिन उसके अंदर अब्सेंस है किसकी, मॉडर्न फैक्ट्रीज की इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो जब बहुत सारी कॉलोनीज 16 और 17 सेंचुरी में है, ब्रिटेन थे, फ्रेंच थे, इन सब लोगों ने बहुत सारी कॉलोनीज ऑक्यूपाई कर ली। तो कॉलोनीज़ को ऑक्यूपाई करेंगे तो वहाँ पे उन्हें अगर ट्रेड पर्पस के लिए अपने सामान बेचने के लिए मार्केट मिल जाएगा। तो अगर उन्हें अपना मार्केट मिल जाएगा तो ये क्या है, एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने वाली प्रोसेस है कि अगर 16 और 17 सेंचुरी के अंदर कॉलोनीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, कॉलोनीज़ ब्रिटेन को, फ्रांस को मिल रही हैं, तो वो उस जगह पर जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर सामान की डिमांड होगी, और अगर वहाँ पर डिमांड होगी तो सामान ज़्यादा अब्सेंस, और जहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो 1670 सेंचुरी जो टाइम पीरियड था उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, क्योंकि उसी समय कॉलोनीज़ का क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, और वहाँ पर रहने वाले लोगों के पास में क्या हो रही थी, गुड्स की डिमांड हो रही थी। दूसरी बात, जो ट्रेड गिल्ड्स थे, ट्रेड गिल्ड्स क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जिनका एक ही मोटिव होता है। मोटिव क्या होता है, ट्रेड पर्पस। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ट्रेड करना, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को ट्रांसपोर्ट करना। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर ट्रेड, ये ऐसे लोग होते थे जिनको इनका पूरा एसोसिएशन होता था, और इनका काम ही क्या होता था, जो क्राफ्ट पर्सन है, आर्टिशंस हैं, ठीक है ना, और जो नए नए लोग हैं, ठीक है ना, उनको नए नए लोग ट्रेड के अंदर से एंट्री करने से रिस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि ये अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं। ट्रेड्स का गिल्ड्स जो हैं ये अपना ट्रेड करना चाहते हो, ये नहीं चाहते इनके साथ कोई भी कॉम्पिटिटर आए, कोई भी कॉम्पिटिटर आकर के इनके ट्रेड को क्या करे, कम करे। ठीक है, तो सबसे जो पहली फैक्ट्री आई थी इंग्लैंड के अंदर वो कब आई, 1730 में। तो अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड कब है, 1730, इट्स मीन 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर क्या आई, फैक्ट्रीज आई। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिंबल था न्यू एरा का वो क्या था, कॉटन, क्योंकि कॉटन ही था जो सबसे पहले इतने ज़्यादा मास प्रोडक्शन हुआ उसका, उससे बनने वाले जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो इतने ज़्यादा बने, और उनका पूरे वर्ल्ड लेवल पर जहाँ पर भी उनकी कॉलोनीज़ थी उन कॉलोनीज़ के अंदर उन्होंने क्या करा, उस सामान को अपने को एक्सपोर्ट करा। तो सबसे पहला जो सिंबल होगा आपका न्यू एरा जो क्रिएट करेगा, वो कौन क्रिएट करेगा, कॉटन क्रिएट करेगा। 1760 में ब्रिटेन जो होता है क्या करता है, इंपोर्ट करता है 2.5 मिलियन पाउंड का रॉ कॉटन इंपोर्ट करता है वो 1760 में, और वही 2.5 1787 में जाकर के 22 मिलियन पाउंड हो गया। इसका मतलब क्या है कि 1760 से लेकर के 1787 के ये 27 सालों के बीच में अपना जो इन कॉटन का इंपोर्ट, इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट क्यों, ये रॉ कॉटन क्यों इंपोर्ट करें, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपके जो फिनिश प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बहुत हो रही है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा कि आप कॉटन का जो एक्सपोर्ट था वो इतना ज़्यादा हो गया या कॉटन प्रोडक्शन, तो आपको ये डाटा वहाँ पे इंक्लूड करना है कि 1760 में ब्रिटेन के अंदर जो रॉ कॉटन था वो 2.5 मिलियन पाउंड आता था, और वही 1787 में जाकर के 22 मिलियन पाउंड इंक्रीज़ हो गया, यानी 11 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। रिचार्ड आर्कराइट आपको याद रख रहे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कॉटन मिल क्या करी थी, क्रिएट करी थी। ठीक है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या याद रखना है कि रिचार्ड आर्कराइट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉटन मिल का क्या किया था, क्रिएशन किया था। ठीक है, उसके बाद में जो कॉटन एक लीडिंग सेक्टर था, यानी कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो आपका लीडिंग सेक्टर आया था, सेक्टर का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा बना, सबसे ज़्यादा बिका, वो प्रोडक्ट आपका कॉटन था। तो आप इसलिए आप कॉटन को क्या बोलेंगे, लीडिंग सेक्टर बोलेंगे, यानी फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में को लीड करने वाला अगर कॉटन को हटा दिया जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज का पूरा फॉल डाउन हो जाएगा। इस तरीके से बोल सकते हैं कॉटन ने ही लीड किया पूरे के पूरे फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को।
और ये कब तक रहा कॉटन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कब तक रहा 1840 तक। उसके बाद में कॉटन की जगह किसने ले ली, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ने ले ली। उसके बाद कॉटन की जगह कौन लीड करने लग गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लीड करने लग गया। उसके बाद जैसे जैसे रेलवेज का एक्सपेंशन हो गया इंग्लैंड के अंदर, 1840 से रेलवे का एक्सपेंशन हो गया। और जब रेलवे का एक्सपेंशन आप करना चाहेंगे तो कॉलोनीज में भी रेलवे का एक्सपेंशन होने शुरू कर दिया 1860 में। और हालांकि कॉलोनी में करने का उनका अपना हिडन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो उसके बाद ही क्या होगी, आयरन स्टील की डिमांड, क्योंकि जब रेलवे तुम करोगे तो रेलवे में क्या चाहिए, आयरन चाहिए, आयरन से बनने वाली स्टील चाहिए। तो जैसे रेलवे का एक्सपेंशन की डिमांड बढ़ेगी वैसे ही आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ेगी, और आयरन स्टील की डिमांड बढ़ेगी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो ये कब हुआ, 1840 के बाद 1860 के लगभग। तो इस समय क्या हुआ, जो कॉटन जो लीडिंग इंडस्ट्री के लिए लीडिंग इंडस्ट्री के रूप में काम कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज के अंदर, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ने उसको रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि उस समय रेलवेज के मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब 1873 से क्या शुरू हो जाता है, इंग्लैंड जो होता है एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है क्या, आयरन एंड स्टील, ठीक है ना। और उसकी जो नेट वर्थ होती है 77 मिलियन से हो जाती है, जो कि आपके कॉटन की एक्सपोर्ट की क्या है, डबल है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉटन एक लीडिंग इंडस्ट्री थी, उसको आपको रिप्लेस किसने करा, कॉटन की लीडिंग, कॉटन एज अ लीडिंग इंडस्ट्री को आपको इसको रिप्लेस करने वाली इंडस्ट्री का नाम क्या था, आयरन स्टील, जिसका एक्सपोर्शन आपने देखा 77 मिलियन पाउंड हो चुका था 1873 तक, ठीक है। उसके बाद देखो ये सीई टर्नर है 1925 में, जो सीई टर्नर है 1925 में इन्होंने कहा था कि सीन थ्रू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर दैट मेक्स द लंकाशायर, लंकाशायर से मतलब है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, मेक्स अ लंकाशायर द बेस्ट कॉटन स्पाइनिंग लोकेलिटी इन द वर्ल्ड, अ ह्यूज कॉटन मिल गोन विद इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्यूलाइट एज ए मोस्ट इंप्रेसिव साइट। ये जो ईसी टर्नर है इन्होंने एक तरीके से 1925 में जो आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर होने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो कॉटन की मिल्स हैं उनमें जो कॉटन स्पाइनिंग मशीन्स यूज़ हो रही हैं उनकी वजह से जो आपका ट्यूलाइट यानी कि जो इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है उसको शो करने के लिए उन्होंने अपना ये क्यूटेंट दिया है, ठीक है। अगर ये क्यूटेंट कहीं आ जाता है तो आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा दिया गया है, सीई टर्नर के द्वारा दिया गया है 1925 में। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखो, जेम्स वाट। हालांकि स्टीम इंजन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम जेम्स वाट नहीं है, लेकिन बने हुए स्टीम इंजन को इम्प्रूव करना, उसमें और ज़्यादा एक्सपेंशन करना, उनका नाम है जेम्स वाट। और उन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया और एक नया कॉमन एरा लेकर के आई है, ठीक है ना। और उसको उसके पेटेंट को, इस इंजन को जो कि पहले से बना हुआ था उसको और इम्प्रूव करके और अच्छी क्वालिटी के साथ में उन्होंने क्या करा, उसे इन्वेंट किया। कब किया, 1781 में। तो जेम्स वाट इज नॉट अ इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन, बल्कि इन्होंने क्या करा था, उसको रिफॉर्म करा, उसको इन तरीके से इम्प्रूव करा और दोबारा से प्रोड्यूस करा 1781 में। 19th सेंचुरी में क्या होता है, कम से कम देयर वर नो मोर 321 स्टीम इंजन। और पूरे इंग्लैंड को अगर देख लिया जाए तो पूरे के पूरे इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में 321 से ज़्यादा स्टीम इंजन नहीं थे, ठीक है ना। 321 से ज़्यादा स्टीम इंजन पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर 19th सेंचुरी में नहीं थे, है ना। उनमें से भी अगर देखा जाएगा तो जो 321 स्टीम इंजन थे उसमें से 80 स्टीम इंजन केवल कॉटन इंडस्ट्रीज़ में थे, 9 सिर्फ और सिर्फ वुडन इंडस्ट्री के अंदर थे, और उसके बाद जो बचे हुए थे माइनिंग में, कैनल वर्क में इतने, यानी कि टोटल इंजन 18th सेंचुरी में 321 से ज़्यादा नहीं थे, जो कि छोटे छोटे डिवाइडेड जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर यूज़ हो रहे थे। उसके बाद में हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ठीक है ना। तो देखो ह्यूमन लेबर की ब्रिटेन के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ह्यूमन लेबर ब्रिटेन के अंदर शुरुआती फेज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमाउंट में था, पूरा फुल था, ठीक है ना। मतलब कि उसके लिए लैक ऑफ नहीं था, किसके लिए, ह्यूमन लेबर के लिए ब्रिटेन के अंदर। इसी वजह से उन्हें इस समय शुरुआत में जब उन्होंने मशीन को इंट्रोड्यूस करा तो उन्होंने इसको क्या करा, पहले शुरुआत में प्रोहिबिट करने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मशीन क्या करती है, मशीन लेबर वर्क के काम को कम कर देती हैं। जो लेबर वर्क अगर कोई मशीन लग रही है वहीं पर अगर 4 लोग उस काम को कर रहे हैं तो अगर आप मशीन लगा दोगे तो वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर वर्क को कम करती है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर लेबर वर्क खूब भरमार था, इस वजह से शुरुआत के अंदर उन्होंने मशीन को अपनाने से, मशीन के यूज़ को करने से मना कर दिया, है ना, रिस्ट्रिक्ट होने लगे वो। दूसरी बात क्या थी कि जो ह्यूमन लेबर है उससे मशीन्स जो होती हैं कभी एक तो प्रोड्यूस हो जाती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मशीन को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत क्रिएट हो गई है तो उसको रिकवर करने में काफ़ी लंबा समय लगता है और उसको रिकवरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है। तो इस वजह से भी लोग जो थे शुरुआत में मशीन्स के यूज़ के लिए क्या कर रहे थे, अपने आप को दूर कर रहे थे, अपने आप को मशीन के यूज़ के पास में शुरुआत में नहीं ले जा रहे थे। शुरुआत में वो लेबर ओरिएंटेड ही थे, क्योंकि लेबर उस समय अच्छी खासी लेवल पर थी ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी में क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर देखा जाता है 500 वेराइटीज़ थी हैमर की,
ठीक है ना। 45 काइंड ऑफ एक्सेस थे, ठीक है ना। और ह्यूमन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई भी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। तो जो कंट्रीज जिस कंट्रीज़ के अंदर लेबर की शॉर्टेज होगी वहाँ पर मैकेनिकल पावर का यूज ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी किसको अपनाया, मशीन्स को अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास 5 व्यक्ति नहीं है उस काम को करने के लिए, तो उन 5 व्यक्ति की जगह एक मशीन उस काम को कर देगी, तो हम उस एक मशीन का यूज़ करेंगे। तो कंट्री जहाँ पर लेबर की शॉर्टेज होगी वहाँ पर लोग जल्दी किस चीज़ को अपना लेंगे, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज को या फिर मशीन्स को अपना लेंगे, ठीक है। स्पाइनिंग जेनिंग, ये आपको याद है, स्पाइनिंग जेनिंग को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जेम्स हरग्रेव, और 1764 में, ठीक है ना। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को रिप्रोड्यूस किया, उसको दोबारा से रिफॉर्म किया 1781 में। और जो आपकी स्पाइनिंग मशीन है जो कॉटन मिल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उस कॉटन मिल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाली स्पाइनिंग जेनी मशीन को खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स हरग्रीव्स इन 1764, ठीक है ना। तो 1764 के अंदर जेम्स हरग्रीव्स ने क्या करा, स्पाइनिंग मशीन को रिकवर किया, स्पाइनिंग मशीन को डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद में स्पाइनिंग जेनी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, किसमें, वूलन इंडस्ट्रीज में। वूलन इंडस्ट्री क्या है, वूल से क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो जहाँ पर कपड़े में टेक्सटाइल होगा, जहाँ पर कपड़ा बनाना होगा वहाँ पर आप स्पाइनिंग जेनिंग मशीन को यूज़ करेंगे। तो 1764 में इन्वेंट हुई, जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा स्पाइनिंग मशीन को आपने वूल इंडस्ट्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया। 1840 के बाद में क्या होता है, जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको इंटेंसीफाई किया गया सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इससे बहुत। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड थे कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर, अब वो डबल हो गए। 1840 में जितने थे, आने वाली 30 सालों में क्या हो गए, वो डबल हो गए। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा था उसकी वजह से उसमें जो काम मिल रहा था लोगों को, वो एम्प्लॉयमेंट अब क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसी जगह जिसको किसी और उसका जो हेड है वो कोई अनदर कंट्री है और उसने उस कंट्री को अपने अंडर अपने कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हर चीज़ रूल रेगुलेशन चल रहे हैं। तो वो कंट्री जो उसकी वो जगह जो उस हेड वाले कंट्री की थी नहीं, लेकिन उसने वो प्राप्त कर ली है, ठीक है ना, बाय हुक एंड कुक मेथड्स के थ्रू। तो अब वो जो जगह है वो क्या हो जाएगी, उसकी कॉलोनी हो जाएगी। तो इंडिया क्या थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटिश वहाँ हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो इंडिया ने स्टार्ट करा क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब किसके रूल में, ब्रिटिश रूल के टाइम पर, यानी उस समय हम इंडिपेंडेंट तो थे नहीं, तो लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिया के अंदर आया होगा क्योंकि ब्रिटेन उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का हेड था और ब्रिटेन की कॉलोनी हम लोग थे। तो हमारे इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने वाले कौन थे, ब्रिटिश थे, है ना। और सिल्क एंड कॉटन की जो टेक्सटाइल है वो क्या, ट्रेडिशनल आइटम थे एक्सपोर्ट करने के लिए। ट्रेडिशनल हमने क्यों बोला, क्योंकि सिल्क और कॉटन हमारे भारत से एंशियंट टाइम से ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो सिल्क से बनने वाले कपड़े और कॉटन से बनने वाले कपड़े, सिल्क जो फेमस है कहाँ पे, बंगाल वाले एरिया के अंदर, बांग्लादेश वाले एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और कॉटन जो महाराष्ट्र वाले, क्योंकि यहाँ पर इनका रॉ मिलता है हमें, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये एक्सपोर्ट होता है। तो ये दोनों ही आइटम क्या थे, एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक्सपोर्ट का ट्रेडिशन था ये इनका, हमारे ट्रेडिशन टाइम से हमें सिल्क और कॉटन को क्या करते आ रहे थे, एक्सपोर्ट करते आ रहे थे, ठीक है ना। तो विल थॉर्ने जो है सबसे वन ऑफ द मोस्ट हु वेंट इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क, लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ओल्ड जॉब्स। ये आपका कोई सोर्स है, मतलब कोई पिक्चर बनी हुई है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। मर्चेंट क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे गुड्स को, मर्चेंट गुड्स को अफगानिस्तान, पर्शिया यानी कि आज का ईरान, ठीक है, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना, वहाँ तक, और यहाँ तक कि सूरत से, यानी सूरत जो था बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था उस समय, गुजरात का सूरत, ठीक है ना, और मसूलीपट्टनम, कोरोमंडल कोस्ट का और हुगली बंगाल का, ये इतने इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। यहीं से ही हम क्या करते थे, अपना एक्सपोर्ट करते थे। अफगानिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ इन सब जगहों पर हमारा जो सिल्क था, कॉटन था और भी जो अदर प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट कौन सी जगह है, सूरत है, मसूलीपट्टनम है और आपका क्या है, हुगली है, ठीक है। अगर आप वेस्ट में देखोगे तो सूरत होगा, ईस्ट में जाओगे तो आपका हुगली होगा, और थोड़ा सा नीचे जाओगे आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट के टाइप में तो आपका क्या होगा, मसूलीपट्टनम होगा। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं आप क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे मर्चेंट और बैंकर्स थे जिन्होंने जो इसमें नेटवर्क में इन्वॉल्व हुए। भाई बिना मर्चेंट और बिना बैंकर्स पैसा देंगे मर्चेंट्स को, है ना, सामान रॉ खरीदने के लिए, वो बनाए हुआ सामान को दोबारा से बेचेंगे। तो बैंकर्स और मर्चेंट को दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कहाँ पे, अगर आपको इंपोर्ट करना होता है तो, ठीक है, और एक्सपोर्ट करना होता है। उसके बाद में जो यूरोपियंस थे वो धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे, मोनोपोली ले रहे थे ट्रेड के ऊपर। मिड 18th सेंचुरी तक यूरोपियंस की मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब क्या है, ओनली ब्रिटिश जो है वो रूल हमारे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, इंडिया के अंदर या किसी भी क्षेत्र जहाँ पर उनके पास में मोनोपोली है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओनली ब्रिटिश ही उस जगह पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो मिड 18th सेंचुरी तक जो ब्रिटिश की मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर, ठीक है ना, और रूलर्स
कंसेशन लगा देते थे वो रूलर से मोनोपोली राइट्स को लेकर के। तो मोनोपोली राइट्स जो थे ब्रिटिश के पास में थे 18th सेंचुरी के मिड तक, ठीक है, और आगे तक भी थोड़े थे, 1813 तक तो थे। ओल्ड पोर्ट जैसे कि सूरत, अब सूरत जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था मिड 18th सेंचुरी तक, अब उस पोर्ट की जगह कौन ले लेगा? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, क्योंकि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो हैं वो ब्रिटिश के क्या है? इंपॉर्टेंट आइटम्स है। यानी शुरू पहले जो हमारा रूल चल रहा था तो हम कहाँ से? अपने हुगली से, मसूलीपट्टनम से और सूरत से अपने सामान को बेचते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया और ब्रिटिश के कंट्रोल में हम लोग आ गए, तो ब्रिटिश ने क्या करा? अपने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को डेवलप करा। उनकी इंपॉर्टेंट जगह क्या थी? कलकत्ता थी, बॉम्बे थी, मद्रास थी। तो जब उनकी इंपॉर्टेंट जगह वो है तो वहीं से ही अपना एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहीं से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी कॉलोनी बन चुके हैं। तो जो सूरत हमारा ट्रेडिशनल पोर्ट सिस्टम था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेडिशनल टाइम से हमारे लिए, लेकिन अब उसको रिप्लेस कौन कर देगा? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, क्योंकि अब हम क्या है? ब्रिटिश की कॉलोनी है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके वो जहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे वहीं से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो अब हमारा जो सूरत ट्रेडिशनल पोर्ट था उसको रिप्लेस कर दिया कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ने। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें बहुत सारे चेंज हुए ड्रामेटिकली, ठीक है ना, आफ्टर द कन्क्वीट ऑफ बंगाल एंड कर्नाटक्स, ठीक है। जब उसने बंगाल और कर्नाटक को जीत लिया, किसने? इंग्लिश ने, यानी ब्रिटिश ने जब हमारे क्षेत्र के अंदर बंगाल और कर्नाटक को जीत लिया 1760-1770 तक, उस समय हमारे भारत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुआ, क्योंकि अब हम अपने इंडिपेंडेंसी को खोते चले जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे ब्रिटिश के लिए। और ब्रिटिश हमारी इस बात का फायदा उठा करके हमारे एक्सपोर्ट को अपने हाथों में ले लेंगे, और फिर उसके अंदर से जैसे ही इन लोग बंगाल और कर्नाटक को जीतेंगे तो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वो चेंज होगा एज पर द ब्रिटिश विश। वीवर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था। कंपनी अपने एजेंट, कंपनी का एक एजेंट था, कंपनी का एक ऑफिशियल मेंबर था, इसका नाम था गोमस्थास, ठीक है ना। ये कंपनी के एजेंट और कंपनी के ऑफिशियल मेंबर होते थे। ये क्या करते थे? हमारे जो लोकल वीवर्स हैं उनसे लिंक करते थे, और उनको पहले तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा दे करके उनको अपने अंडर करने की कोशिश करते थे कि देखो हम तुम्हें इतना पैसे तुम करो। लेकिन जब वीवर पूरे इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते थे तब उनको ये मजबूर करते थे कि कम पैसे के अंदर ज़्यादा आइटम्स बनाओ। तो ये करते थे हमारे वीवर्स को डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया करते थे। तो वीवर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनको एक कंपनी के एजेंट गोमस्थास की जो स्ट्रैटेजी थी, जो प्लान था, उसके अंदर वो फंस गए थे। अब इससे क्या हुआ? बहुत सारा डेजर्शन और माइग्रेशन हुआ फार्मर्स का, ठीक है ना, जो कर्नाटक और बंगाल के वीवर्स थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ना तो ट्रेड में जो मिल रहा था वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, उससे ना तो उनकी इनकम हो पा रही थी, ऊपर से उन्हें टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था, और गोमस्तास कंट्रोल में फंसते चले जा रहे थे। तो वहाँ से अब क्या होगा? बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होगा। वो माइग्रेशन होकर कहाँ जाएंगे? किसी अदर जगह पर जाएंगे अपने एम्प्लॉयमेंट की खोज के लिए। जो मैनचेस्टर था, मैनचेस्टर का मतलब क्या है? वही ब्रिटिश लोग। तो मैनचेस्टर जब भारत में आए तो उस समय हमारा कॉटन का टेक्सटाइल जो था इंग्लिश की फैक्ट्रीज में खूब प्रोड्यूस होता था, और हम बहुत एक्सपोर्ट भी करते थे। एक्सपोर्ट जो था, जो हमारा 1811-12 में इंग्लिश के आने से 33% था, वो हमारा 1850-51 में सिर्फ और सिर्फ 3% रह गया, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंसी अपनी खो चुके थे। तो जो 33% 1811-12 में था वो केवल और केवल 3% रह गया 1850-51 के अंदर। 33 में से 3 गायब हो गया, 3 ही केवल और रह गया, ठीक है ना। इम्पोर्ट हमारा इतना, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, क्योंकि अब ब्रिटिश के लोग होते थे वो हमारा सामान नहीं लेते थे, और वो अपने यहाँ से बने हुए जो सामान होते थे, जो हमारा रॉ कॉटन लेकर के जाते थे, उसे अपनी मशीन से जो सामान बनाते थे कॉटन का, उस सामान को हमारे भारत में आकर के बेचते थे। तो इंपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। 33 से 3 हमारा एक्सपोर्ट हो गया, और इंपोर्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ 31 से कितना रह गया? इंपोर्ट हमारा कितना बढ़ गया? 31 से 50% बढ़ गया, 1850-51 से लेकर के 1870 के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो 1850 तक जो कॉटन के जो गुड्स थे उनको कम से कम 31% से ज़्यादा वैल्यू इंडियंस की थी। इंडिया जो इंपोर्ट करते थे वो कितना इंक्रीज़ हो गया था? 50% तक इंक्रीज़ हो गया था, और एक्सपोर्ट भारत का के सिर्फ कितना रह गया था? 3% रह गया था, ठीक है। कॉटन के जो वीवर्स उनको फोर्स किया जाता था 2 प्रॉब्लम्स के लिए। पहला तो उन्हें बोला जाता है कि तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगे, और दूसरी बात क्या बोला जाएगा? तुम प्रोड्यूस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रोड्यूस करोगे, तुम किसी और के लिए प्रोड्यूस नहीं करोगे, या फिर तुम अपने लोकल लोगों के लिए प्रोड्यूस नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी बात क्या था कि ऑलरेडी जो थे वो अंडर प्राइस उन्हें दिया जाता था, यानी कि अगर वो चीज़ 5 की बनाए तो उन्हें ऑलरेडी 4 रुपये ही दिए जाते थे, ठीक है ना। और रॉ कॉटन जो है ना बहुत महंगा प्रोड्यूस किया जाता था, और ज़्यादातर जो अमेरिकन्स थे, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के कारण क्या हो गया था? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका की तरफ से आने वाला जो इंपोर्ट था रॉ कॉटन का, वो तो खत्म हो गया था। अब रॉ कॉटन का पूरा इंपोर्ट करने का जो जिम्मा था किसके पास आ गया? इंडिया के पास है। तो इंडिया के पास में क्या हो गया? प्रेशर इंक्रीज हो गया रॉ कॉटन को प्रोड्यूस करने का। अब सबसे पहले जो कॉटन की मिल आई थी, कॉटन में सबसे पहले बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे ही क्या है? रॉ कॉटन का फेमस जगह है।
सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो बॉम्बे डेक्कन वाले पार्ट के अंदर होती है। तो सबसे पहले जो कॉटन की जो मिल आएगी वो कहाँ आएगी, बॉम्बे के अंदर आएगी। और कब आएगी, 1854 के अंदर आएगी। उसके बाद 1862 में क्या होता है, 4 और मिल है जो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना, कम से कम, और जिनका 9400 स्पैंडल्स करते हैं और 2150 लूम्स वर्क करते हैं, ठीक है। और उसी के बाद इसी समय पर क्या हो रहा होता है, जो जूट की मिल है वो भी आती है बंगाल के अंदर, लेकिन नेक्स्ट ईयर, यानी कि सबसे पहले कॉटन की आएगी बॉम्बे में 1854 में, और अगली साल किसकी आएगी, जूट की आएगी 1855 में। लेकिन जूट की कहाँ पर आएगी, बंगाल में, क्योंकि बंगाल क्या है, रॉ कॉटन है, सॉरी रॉ जूट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए फेमस जगह है, क्योंकि वहाँ पे वो सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है जो फेवर करती हैं जूट के प्रोडक्शन को वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखो उसके बाद फिर एक और आती है जूट की फैक्ट्री, वो कब आती है, 1862 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो यूरोपियंस क्या करेंगे, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या होगा, इग्लिन मिल स्टार्ट होगी कहाँ पर, कानपुर में, और कब होगी, 1860 में। तो इग्लिन मिल जो है वो कहाँ पर होती है, कानपुर में स्टार्ट होती है, कब होती है, 1860 में। तो क्या याद रखना है आपको, इग्लिन मिल इन कानपुर इन 1860, और कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि कानपुर कहाँ है, नॉर्थ इंडिया के अंदर है, ठीक है। उससे कुछ साल बाद जो पहली कॉटन मिल होगी वो अहमदाबाद में खुलेगी, ठीक है ना। 1874 में क्या होगा, पहली स्पाइनिंग और वीविंग मिल खुलेगी आपकी मद्रास के अंदर, ठीक है। स्पाइनिंग और वीविंग मिल कहाँ पर खुलेगी आपकी, 1874 के अंदर, 1874 के अंदर स्पाइनिंग और वीविंग मिल खुलेगी आपकी कहाँ पर, मद्रास और आपकी मद्रास के अंदर खुलेगी आपकी दोनों ही मिल, यानी मद्रास के अंदर आपकी स्पाइनिंग मिल भी होगी और वीविंग मिल भी होगी, ठीक है, 1874 में। उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होगा डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, ठीक है। और सारे डिफरेंट ग्रुप्स जो होंगे अलग अलग जगह पर अपने एंटरप्रेन्योर्स को स्टेबलाइज करेंगे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करेंगे ट्रेड में, बर्मा के साथ भी करेंगे, चाइना के साथ करेंगे, मिडिल ईस्ट अफ्रीका के लोगों के साथ भी करेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या है, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर, ये बंगाल के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारे इंडिया के, ये वो लोग हैं जो इंडियन बिजनेसमैन है, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर बंगाल से थे, ठीक है ना। दिनशो पेटेट और जमशेदजी नरसिम्हा टाटा, ठीक है, ये बॉम्बे से थे, है ना। और सेठ हुकुमचंद ये कलकत्ता से थे, और उसके बाद में फादर एंड ग्रैंडफादर ऑफ जीडी बिरला, ये सब लोग हैं हमारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे टाइम के, उस समय 18-19 सेंचुरी के, ठीक है ना। तो द्वारकानाथ टैगोर याद रखना, दिनशो पेट याद रखना, जमशेदजी टाटा याद रखना, ठीक है ना। और ये सेठ हुकुमचंद याद रखना, उसके बाद में आपकी जीडी बिरला के फादर और ग्रैंडफादर्स, ठीक है। तो यूरोपियंस ने हमारे जो इंडियन का जो इंडस्ट्रियल सेक्शन था उसके बहुत बड़े सेक्शन पर अपना कंट्रोल करके रखा था, ठीक है ना। जैसे कि आपका बर्ड हिगलर ये कॉर्पोरेटिव, एंड्रयू रूल, ठीक है ना, और ये गार्डनर स्किनर कॉर्पोरेटिव, इन सब ने हमारे इंडिया के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो इंक्रीज़ हो गए, 5,84,000 थे 1901 के अंदर, 1946 तक कितने हो जाएंगे, 24,36,000। तो वर्कर जो आ रहे थे अपने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। तो रत्नागिरी में वर्क करने के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई वर्क कर रहा है तो रत्नागिरी में कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं फेमस, वहाँ पर वर्क करने जाएंगे। पीजेंट और आर्टिशंस जो थे वो कानपुर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते थे वर्क करने के लिए, कानपुर मिल्स में वर्क करने के लिए जाते थे, माइग्रेट हो रहे थे, क्योंकि अब उन्हें जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, जहाँ पर अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उसके हिसाब से वो क्या कर रहे थे, अपनी जगह को छोड़ करके इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अपने आप को माइग्रेट कर रहे थे, जैसे बॉम्बे में, ठीक है ना, क्योंकि और बंगाल में जूट की कॉटन मिल के पास में, ठीक है। और जॉबर्स का क्या होता था, जॉबर्स वो लोग होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो जुगाड़ वगैरह लगा करके वर्कर्स को क्या देते थे, जॉब दिलवाते थे, ठीक है ना। ये जॉबर्स हुआ करते थे। इनका काम क्या होता था कि जो वर्कर्स हैं, जो गाँव के लोग जो माइग्रेट होकर के सिटीज़ में आए हैं उनको जॉब दिलवाना, और अपने, लेकिन ये जॉबर्स होते थे ये बहुत ज़्यादा करप्ट हुआ करते थे। क्या करते थे, अपने रिश्तेदार है, अपना कोई जंक है, यानी कि मेरा कोई रिश्तेदार अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो मेरे चांसेस ज़्यादा होंगे उस फैक्ट्री के अंदर नौकरी लगने के, है ना। और जिसका कोई नहीं कर रहा है तो उसको बेचारे को जॉब भी नहीं मिलती थी, और काफ़ी रातों तक उसे सड़कों पर गुजारनी पड़ती थी, है ना, फुटपाथ पर सोना पड़ता था। तो जॉब के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी, कि जॉबर्स जो थे करप्ट थे, ये अपने रिलेशंस को, अपने ब्लड वालों को क्या करते थे, प्रायोरिटी ज़्यादा देते थे, और बाकी के जो लोग आते थे उनको प्रायोरिटी बहुत कम मिलती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती थी जॉबर्स की वजह से, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी बहुत पेकुलरिटीज़ हो रही थी, यानी बहुत डिक्रीज़ हो रही थी। और जो यूरोपियन जो मैनेजिंग एजेंसी होती थी जिन्होंने स्टेबलाइज करी थी टी और कॉफ़ी प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक ही क्रॉप को आप बहुत बड़े एरिया पर उगा रहे हो और उसका आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग,
ठीक है ना। तो टी और कॉफ़ी का जो प्लांटेशन था वो प्लांटेशन ब्रिटिश ने, यूरोपियंस ने शुरू करा, ठीक है। ये बहुत चीप रेट पर जो लेबर्स होती थी उनको बहुत चीप रेट पर रखते थे। उसके बाद उन्होंने माइनिंग, इंडिगो, जूट की खेती में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया, क्योंकि इन्हें जिस चीज़ को ये करने से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फील होता था, ये उसी इंडस्ट्रीज को क्या करते थे, हमारे इंडिया के अंदर डेवलप करते थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा क्या पर्सनल मोटिव है, हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता है उसमें। हम इंडियन लोगों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो इंडिया के मैनचेस्टर थे वो क्या करते थे, वो प्रोडक्शन करते थे उन कोट्स गियरिंग का या फिर उन चीज़ों का जो ब्रिटिश से आती थी, तो वो बहुत बैड क्वालिटी की होती थी। उन्होंने डायरेक्टली कंपटीशन करने की कोशिश नहीं करी इंग्लिश लोगों के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो नहीं कर पाएंगे। भाई उनका बहुत सस्ता सामान है और वो उतने सस्ते पे बेच नहीं पाएंगे, तो उनका कॉम्पिटिशन फेल हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे जो ब्रिटिश से आती थी, तो बहुत गंदी क्वालिटी की होती थी, जैसे कि थ्रेड, धागा 19th सेंचुरी में। तो स्वदेशी जो हमारे एक्टिविस्ट थे, उन्होंने नेशनल मूवमेंट के टाइम पे क्या करा था, फॉरेन गुड को अगेंस्ट करने की बजाय उन्होंने क्या करा था, हमारे उन गुड को प्रोडक्ट करने की कोशिश करी थी जो ब्रिटिश से आने वाले जो लोग हैं, जो लो क्वालिटी में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जब हम नेशनल मूवमेंट कर रहे थे, जब हम नेशनल मूवमेंट में हमने खुला विरोध किया था क्या, ब्रिटिश के चीज़ों का, फॉरेन के गुड्स का। तो 1960 से क्या होता है, जो इंडियन का एक्सपोर्ट होता है, जो चाइना में जाता है, वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, क्योंकि चाइनीज़ और जापानीज़ जो मिल थी अब वो फ्लड कर रही थी, अब उनको हमारे सामान जरूरत नहीं थी, अब वो खुद ब खुद सामान बना करके एक्सपोर्ट कर रही थी। तो कॉटन के जो पीस गुड्स थे जिनका प्रोडक्शन हो रहा था इंडिया के अंदर, वो डबल हो गया था 1900 से लेकर के 1912 तक, ठीक है ना। तो कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो इंडिया में क्या हो चुका था, डबल हो चुका था 1900 से 1912 तक। तो जो पहला वर्ल्ड वार था, जो ब्रिटेन के समय में मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे थे वर्ल्ड वार के समय, तो इंडियन की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस और सप्लाई कर रही थी, क्योंकि इंडियन के जो वर्कर्स थे, जो थे सोल्जर्स वगैरह थे, वो तो युद्ध में चले गए थे, और सोल्जर्स वगैरह के लिए जो सामान बनाना था उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई वर्ल्ड वॉर के समय में। तो उस समय भारत की जो इंडस्ट्रीज होंगी वो प्रोडक्शन और सप्लाइंग गुड्स का बहुत ज़्यादा करेंगी। उसी समय जो जूट के बैग है, यूनिफॉर्म है, आर्मी की टेंट वगैरह है, लेदर के बूट है, इन सब का बहुत डिमांड होगा, और उस समय हमारे भारत की इंडस्ट्रीज इन सब चीज़ों को भी प्रोडक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। लेकिन वार के बाद में ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक है ना। नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट यूएस में होता है, जर्मनी में, जापान में, है ना। वो इस नई नई टेक्नोलॉजी को लीड करते हैं, और ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा क्या, पूरे वर्ल्ड को ही बहुत ज़्यादा नुकसान, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत प्रोमिनेंट थी इंडिया के अंदर 1980 से 1940 के बीच में। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लोकेट कर रही थी बंगाल में, बॉम्बे में, छोटी छोटी इंडस्ट्री तो ऑल ओवर द इंडिया के अंदर थी, है ना, 1900 से 1940 के बीच में, 40 साल में। लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ पर थी, जिसके ऊपर टोटली किसके अंडर में था, ब्रिटिश प्रोविंशियल स्टेट, जैसे कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। तो 1911 में 67% जो थी, इनमें से 2 सिटीज़ के अंदर ही थी, बंगाल और बॉम्बे के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट एरिया था, एक से साउथ ईस्ट के अंदर अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो सकता था, और बंगाल वाले से आपका सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट होता था। तो 1941 तक जो 35% हैंडलूम थे वो फिट होते थे, ठीक है ना, फ्लाई शटल के लिए। और जैसे कि त्रावणकोर है, मद्रास है, मैसूर है, कोचीन है, बंगाल है, इन सब के अंदर भी काफ़ी, इन सब एरिया से भी बहुत एक्सपोर्ट होता था, कम से कम 70 से 80%। जो साड़ीज़ हैं, लुंगीज़ हैं, हैंडकरचीफ्स हैं, ये मद्रास से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे और मद्रास से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है ना। साड़ीज़, लुंगीज़, हैंडकरचीफ, इन सब चीज़ों, इन आइटम्स के लिए। अब मार्केट फॉर गुड्स में क्या एक सिग्निफिकेंट फीचर था 19th सेंचुरी में जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो क्या था कि हमने फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करी थी। वो हमने कैसे कोशिश करी थी, हमने एडवर्टाइजमेंट बनाया, एडवर्टाइजमेंट पॉपुलर किया। एडवर्टाइज पॉपुलर करने का मतलब क्या, हम किसी चीज़ को अगर कंज्यूमर को आकर्षित करना चाहते हैं, है ना, उसको बताना चाहते हैं कि ये सामान इतना अच्छा है, कैसे कि अगर तुम नहीं कुछ एडवर्टाइज करोगे, तुम सिंपल एक साबुन बेचोगे, तो इंसान को, तो कंज्यूमर को नहीं पता चल पाएगी कि इस साबुन को लेने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या हमें अच्छा लगेगा, तभी तो वो अट्रैक्ट होकर सामान को खरीदेगा। तो इस चीज़ को करने के लिए एडवर्टाइजमेंट आया। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, तुम अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटीज़ को बताते हो, उसके बारे में, उसके अंदर यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स को बताते हो, तो उससे क्या होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है वो अट्रैक्ट होता है और आपकी चीज़ों को लेने के लिए आकर्षित होता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट था बहुत पॉपुलर हो गया इस टाइम पर, ठीक है ना। जो मैनचेस्टर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, लेबल्स का करना यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि आज भी लेबल्स आते हैं, कपड़े में नहीं आते तो लेविश के, तो लेविश का टैग लगा हुआ आएगा, है ना। मेड इन मैनचेस्टर तो मेड इन मैनचेस्टर लिखा होगा, बोल्ड लेटर, बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में। इंडियन, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडियन इमेजेस को यूज़ करते थे, अपने गॉड्स को इमेज लगाते थे, है ना। कैलेंडर वगैरह तो नवाब वगैरह के कैलेंडर लगाया करते थे, ठीक है ना। और नेशनलिस्ट के समय जब स्ट्रगल हो रहा था स्वदेशी मूवमेंट का, इंडियंस ने एडवर्टाइजमेंट बहुत इफेक्टिवली करा, ठीक है ना। जर्नल्स, मैगजीन में उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, है ना। और
और अगर नेशनल के लेवल पर देखा जाए तो प्रोडक्ट्स जो इंडियन के प्रोड्यूस निकल रहे थे वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा उनका मैसेज अपने ऑल ओवर द इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ, पहुंचा, और उससे क्या हुआ, जो लोग थे वहाँ के उन लोगों को नॉलेज मिली और उन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय करा और हमारा इंडिया का ट्रेड भी इससे क्या हुआ, प्रमोट हुआ। तो ये इंडस्ट्रियल चैप्टर के पूरे शॉर्ट नोट्स थे। एक टिप्स पर रिवीजन करने के लिए आप इनको रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, पेपर से पहले पूरे चैप्टर को पढ़ के जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, हो भी जाता है तो हम उसको याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है।